पुराण पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस युग के बारे में बात करने के बाद अब हम थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन करें। यानी उन्हीं बिंदुओं पर, जिस बिंदु पर पुराण पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल की बात होती है, नव पाषाण काल में वह कैसा था, क्या स्थिति थी मानव की, इसका आजू बाजू में ही थोड़ा सा अध्ययन करें ताकि हमें पढ़ने में, समझने में और सुविधा हो। पहला बिंदु, पुरा पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक और शिकारी था, यानी भोजन इकट्ठा करता था और शिकार करता था। जबकि नव पाषाण काल में वह खाद्य उत्पादक बन गया, यानी कृषक बन गया और साथ ही पशुपालक भी बन गया। ये बहुत मूलभूत अंतर दोनों के बीच में आपको मिलेगा। दूसरा अंतर, पुरा पाषाण काल के औजार, हथियार बड़े भद्दे होते थे, बड़े बेडौल होते थे, कोई उनका शेप नहीं होता था, खुरदुरे भी थे, कोई पॉलिश नहीं किया जाता था, चिकनाई नहीं लाई जाती थी और उनकी संख्या भी सीमित थी। इस काल के प्रमुख औजार और हथियारों में हम हथौड़ा, नुकीला डंडा और मूसल आदि को गिन सकते हैं। वहीं उल्टे नवपाषाण काल के हथियार बड़े सुडौल थे, बड़े सुंदर थे और नुकीले तो थे ही, लेकिन चिकने भी थे, धारदार थे और पॉलिश युक्त बने लगते थे। मतलब इतना चिकना कर दिया जाता था कि उसमें चमक रहती थी। इस प्रकार नवपाषाण काल के आदमी को अच्छे हथियार बनाने की समझ आ गई थी। इनकी संख्या भी काफ़ी बड़ी है। इन औजारों की संख्या जो पाई गई है वह पुरा पाषाण काल के औजारों की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। और इस काल के जो मुख्य औजारों की बात करें तो कुल्हाड़ी, हंसिया, छुरी, रापी, गंडासा, तीर कमान और बर्छी आदि शामिल थे। यानी तीर कमान के बारे में सोच लेना और उसको उसका औजार के रूप में उपयोग करना, ये स्वयं में मनुष्य के विकास की पायदान में एक बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ी कूद है। तीसरा अंतर भोजन को लेकर, जैसा कि पुरा पाषाण काल में आप जानते हैं, आदमी फल फूल और कंदमूल खाता था, पौधों के बीज, पशुओं का कच्चा मांस और मछलियों का भी उपयोग करता था। बाद में पुरा पाषाण काल के अंतिम वर्षों में आग की खोज से थोड़ा उसने भोजन पकाना शुरू जरूर कर दिया था। यानी पुरा पाषाण काल का आदमी अपने अंतिम दौर में आग के भोजन के लिए उपयोग को समझने लगा था। पुरा पाषाण बनाम नव पाषाण में मनुष्य ने भोजन के मामले में पालतू पशुओं से दूध और मांस लेना शुरू कर दिया। देखिए कितनी बड़ी प्रगति हुई। इसमें कई हजारों वर्ष लगे होंगे इस समझ को आने में कि दूध और मांस उसने लेना शुरू कर दिया। खेती का ज्ञान होने के बाद उसने अनाज, फल और अनेक वस्तुओं का उपयोग शुरू कर दिया भोजन के रूप में। और भोजन में भी अब वह गेहूं, जौ, मक्का, साग सब्जी आदि का प्रयोग करने लगा। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है पुरा पाषाण और नव पाषाण काल में। जैसा कि नव पाषाण काल के इन अंतरों से आपको लग रहा होगा कि इस काल का मनुष्य हमसे ज़्यादा निकट रहा होगा, तभी तो वह इन सब चीज़ों का उत्पादन करने लगा। चौथा अंतर, आग की खोज। पुरा पाषाण मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा पूर्व में आपको बताया गया है, वह था आग की खोज। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने आग को खोजा, इसका अर्थ ये है कि आग के उपयोग की समझ, आग जलाने की समझ उसमें पुरा पाषाण काल के अंतिम वर्षों में आई, अंतिम काल में आई। तो उस काल में आग के उपयोग, आग को जलाने की खोज या समझ आना पुरा पाषाण काल की एक बहुत क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। उसके नव पाषाण काल में मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो
स्वाभाविक है खेती का ज्ञान। खेती के ज्ञान से तात्पर्य है कि अब वह फसल उगाने लगा। अब वह समझ गया कि बीजों को जमीन में गाड़ दिया जाए, लगा दिया जाए, जिसे हम रोपाई कहते हैं, तो फिर से वह फसल देता है। इस प्रकार वह एक जगह रहने भी लगा। और कृषि का ज्ञान इसलिए इस काल का, नवपाषाण काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरी उपलब्धि इस काल की है पहिए का आविष्कार, चक्के का आविष्कार। यानी कोई वस्तु गोल गोल घूमकर बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, यह समझ आना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया मनुष्य के विकास में। क्योंकि जब पहिए बने तो जैसा बताया गया है, सामान को भेजना एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ा सरल हो गया, सामान को ले जाना सरल हो गया, और इसके साथ ही अन्य कई चीजें ईजाद भी हुई। तो कृषि का ज्ञान और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। अगले बिंदु पर यदि हम आते हैं तो वह है मनुष्य खाना बदोशी था। खाना बदोशी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहता था। ये तो आप समझते हैं क्यों, जबकि नवपाषाण काल में वह एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा था। इसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि उस समय वह खेती करने लगा था, तो इसलिए उसका एक स्थान से आना जाना रुक गया। साथ ही मकान भी बनाने लगा। अब जब एक स्थान पर रहने लगा और ये समझने लगा कि उसे यहाँ ज़्यादा समय रहा जा सकता है, तो उसने मकान बनाने की कला शुरू की। अब गुफा और पेड़ आदि नहीं। अगला अंतर, पांचवा या छठवां कहें, इस काल के बने औजार यूरोप, अफ्रीका और एशिया में मिले हैं। पूरा पाषाण काल के बने औजार यूरोप, अफ्रीका, एशिया में, जबकि नवपाषाण काल के औजार कश्मीर, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास और आसाम की पहाड़ियों से मिले हैं। यानी नवपाषाण काल के कुल्हाड़े जो औजार हैं वे हमें भारत में मिले हैं, दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे, आसाम की पहाड़ियों में और कश्मीर में। सातवां अंतर पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल का आदमी नग्न रहता था। उसे समझ नहीं थी नग्नता क्या है, उसे समझ नहीं थी कि शरीर को ढका भी जाता है, और उसे ये भी समझ नहीं थी कि क्यों ढका जाता है। बाद में कालांतर में समय के साथ उसने वृक्ष के पत्तों तथा पशुओं की खालों से ढकना शुरू किया, लेकिन नवपाषाण काल में रेशों तथा पशुओं के ऊन से भी वह अपने शरीर को ढकने लगा। खालों से तो ढकते ही था, लेकिन अब उसमें रेशम के धागे और पशुओं के ऊन भी आ गए। आठवीं भिन्नता, पुरापाषाण बनाम नवपाषाण में मुख्य धंधा। पुरापाषाण का मुख्य धंधा क्या रहा होगा, आप समझ सकते हैं। पुरापाषाण का मुख्य धंधा था खाद्य पदार्थों को जमा करना, जबकि और पशुओं का शिकार करना, क्योंकि आखिर वह शिकारी था इस काल में। लेकिन नवपाषाण काल का जो मनुष्य है वह मूल रूप से बर्तन बनाने लगा, खेती के उपकरण बनाने लगा, और इसके साथ ही साथ कपड़ों की बुनाई सिलाई प्रारंभ कर दी। ये एक विशेष अंतर आप समझ सकते हैं कि इस काल में धंधे में क्या अंतर। पुराना आदमी जो था, पुरापाषाण काल केवल शिकारी करता था, खाद्य पदार्थ जमा करता था, और बाद का तो उसने बहुत सारे कार्य शुरू कर दिए, लेकिन मुख्य कार्य उसके माने जा सकते हैं बर्तन बनाना, पक्की मिट्टी के, खेती के सामान बनाना और कपड़ों की सिलाई बुनाई करना। नौवां अंतर, इस काल में मनुष्य समूहों में रहता था, और इस प्रकार एक सामुदायिक भावना, सामूहिक भावना की शुरुआत इस काल में देखी जा सकती है। ये इस काल के अंतिम चरण की बात कर रहे हैं। पुरापाषाण काल के आखिरी में वह झुंड में रहने लगा, समझने लगा झुंड की महत्ता। लेकिन नवपाषाण काल में लोग कबीलों में बदल गए, यानी अपनी ताकत को इकट्ठा करने, शक्ति प्राप्त करके कबीलों के बीच
लड़ाइयां भी होने लगी। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। पुरापाषाण काल, लिपि और भाषा का नामो निशान नहीं था, और नवपाषाण काल में लिपि आई और भाषा आई। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, पुरापाषाण काल के अंतिम दौर का आदमी केवल संचार माध्यम के रूप में वाणी का उपयोग करता था, लेकिन नवपाषाण काल में यह वाणी, इससे उत्पन्न होने वाले आवाज, उसको उसने भाषाई रूपांतर दिया, और इस प्रकार भाषा और लिपि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ, उसकी नींव रखी गई। 11वां अंतर, इस काल में मनुष्य धार्मिक विश्वासों को जन्म दिया। यानी कुछ कुछ जैसा बताया कि जिस चीज से घबराता था उसकी वह एक तरीके से पूजा करने लगता था, हाथ जोड़ देता था। घबराहट में जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे ही तो धार्मिक विश्वासों का प्रारंभ हुआ, लेकिन नवपाषाण काल में मातृदेवी आदि की उपासना करने लगा, प्राकृतिक शक्तियों को पूजने लगा। तो एक तरीके से इन दोनों में अंतर यही है, धार्मिक विश्वासों का प्रारंभ पुरापाषाण काल में, और मातृदेवी, शक्ति देवी, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना नवपाषाण काल। अब अंतिम जो इसमें अंतर है हमारी जानकारी में, 12वां अंतर है कि कला के क्षेत्र में पुरापाषाण काल में चित्रकला का विकास हुआ, यानी प्रारंभिक स्तर में चित्रकला थी, ये पुरापाषाण काल में स्पष्ट है उस समय के पाए गए उदाहरणों से, उस समय की गुफाओं से। लेकिन वो अपने प्रिमिटिव स्टेज में थी, प्रारंभिक स्तर पर थी। लेकिन नवपाषाण काल में चित्रकला तो थी ही, जो बहुत विकसित हो गई, साथ ही साथ मूर्ति कला और संगीत का भी तेजी से विकास हुआ। यानी वह समझने लगा संगीत की महत्ता को, संगीत कैसे होता है, आवाज कैसे निकलती है। मूर्ति कला पर भी उसका ध्यान गया, और इस प्रकार पुरापाषाण काल का केवल चित्रकला करने वाला मानव अब नवपाषाण काल में चित्रकला के साथ ही साथ मूर्ति कला और संगीत कला में भी विकसित होने लगा। इस प्रकार बच्चों, ये 12 अंतर आपको स्पष्ट कर देते हैं दो कालों की भिन्नता के बारे में। ये अध्याय पूर्ण होने के बाद और इसके साथ ही नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के अंतर को जानने के बाद एक ये जरूरी भी है कि हमारे पास कुछ ऐसे बिंदु हों जिसे हम कह सकते हैं स्मरणीय बिंदु, ताकि हम एक त्वरित गति से इन सब को देख सकें, इन सब को दोहरा सकें, और इन स्मरणीय बिंदुओं पर एक नज़र थोड़ा डालें। कुल 25 ऐसे बिंदु हैं जो आपको समझने हैं, और इनमें पहला है 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य के समान का प्राणी उदित हुआ। 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य के समान का प्राणी उदित हुआ, मनुष्य नहीं, मनुष्य के समान का प्राणी। और कालांतर में कई अन्य प्रकट हुए, कई अन्य प्रकार के मानव प्रकट हुए और विलुप्त भी हो गए। ये पहली बात। दूसरा बिंदु, आधुनिक मानव जिस रूप में आज हम जानते हैं, देखते हैं अपने को, इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत है, आधुनिक मानव की प्रारंभिक शुरुआत का काल है 1,60,000 वर्ष पूर्व। तीसरा, मानव जीवाश्म, जिसकी चर्चा बारंबार की जा रही है, जिसके आधार पे हमें मानव विकास के अध्ययन में बहुत मदद मिलती है, जिसे अंग्रेजी में फॉसिल भी कहते हैं। ये हमारे लिए इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। मानव जीवाश्म, फॉसिल इस काल की और पत्थर के औजार, गुफाओं की चित्रकारी इस काल के मुख्य स्रोत हैं। यानी 3 स्रोत हैं, फॉसिल, पत्थर के औजार और चित्रकारी। चौथा बिंदु जो हमें याद रखना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इसमें उसने मानव विकास की उत्पत्ति के बारे में लिखा और यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसने बताया कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है। तो व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, और लिखने का वर्ष 1859। इसके बाद अगला बिंदु, स्मरणीय बिंदु, होमिनिड प्राणियों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। और हमने बारंबार पढ़ा है कि हमारे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का इतिहास काफ़ी कुछ अफ्रीका तक सीमित है। तो प्रमाणों से ये मालूम होता है कि होमिनिड प्राणियों का उद्भव अफ्रीका से हुआ। छठवां बिंदु, होमिनिड नामक परिवार से संबंधित है। होमिनिड समूह के विशेष लक्षण हैं मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधा खड़ा होना, 2 पैरों के बल चलना और हाथ से काम करने की कला। ये है होमिनिड समूह के लक्षण। और यहीं से मानव विकास की, आधुनिक मानव विकास की कहानी शुरू होती है, जो 1,60,000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, पूर्व से प्रारंभ होती है। मस्तिष्क बड़ा और सीधा खड़ा होना, हाथ का काम करना। 7वां बिंदु, होमिनिड को कई भागों में, कई शाखाओं में बांटा है, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस एवं होमो प्रमुख हैं। ये इसकी शाखाएं हैं, उनमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस एवं होमो प्रमुख हैं। 8वां बिंदु, होमिनिड एवं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मध्य अंतर जो है वह किस बात को लेकर है? मैं पुनः दोहरा दूं, होमिनिड और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मध्य के अंतर को उसके मस्तिष्क के आधार, मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के आधार पर किया जा सकता है। मस्तिष्क का आकार, जबड़े और दांतों के आधार पर होमिनिड और ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इन दोनों शाखाओं के अंतर को स्पष्ट समझा जा सकता है। 9वां बिंदु, ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और पिथिकस से हुई, जिसका अर्थ वानर, दक्षिणी वानर, बंदर जाति का, एप जाति का, APE। 10वीं बात जो हमें आपको याद रखनी है कि हड्डियों की रचना के आधार पर विभिन्न प्रजातियों को विभाजित किया गया है। यानी मानव विकास की जो प्रजातियां हमने पढ़ी, इसके अलग अलग वर्गीकरण का आधार क्या है? हड्डियां, हड्डियों की रचना। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव अपनी खोपड़ियों के आधार पर और जबड़ों के आकार पर अलग किया जाता है। 11वां अंतर, होमो लैटिन भाषा एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। 12वां, होमो हेविलियंस, इसके जीवाश्म इथोपिया में और तांजानिया में पाए गए हैं। होमो हेविलियंस, इथोपिया, तांजानिया, ये दोनों अफ्रीका में हैं। लगभग 10 लाख पूर्व तक थी ये दोनों जातियां। होमो हेविलियन जाति इन दोनों स्थानों पर लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक थी। दोनों लिएंडरथैलेस जीवाश्म लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में मिले हैं। होमो लिएंडर, इसके जो जीवाश्म हैं ये 1,30,000 से लेकर हमें लगभग 35,000 वर्ष पूर्व तक के यूरोप में, मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में मिले हैं। जबकि यूरोप में 35,000 वर्ष आते आते ये गायब हो गए। 14वां बिंदु, जीवाश्मों का नामकरण उन स्थल के आधार पर किया गया जहां ये पाए गए। जैसे लिएंडर घाटी जर्मनी में, इसलिए होमो लिएंडरथल कहा गया। मैं पुनः दोहरा दूं, जीवाश्मों का नामकरण, जीवाश्मों का नाम उनके पाए जाने जगह के नाम के आधार पर है। उदाहरण जैसे दिया है निएंडर घाटी, ये होमो निएंडरथैलिस जो जर्मनी में है। 15वां बिंदु, आदि मानव कई तरीके से अपना भोजन इकट्ठा करता था। संग्रहण, शिकार,
अपमार्जन और मछली पकड़ना। अपमार्जन यानी सीवर्जिंग। 16वां बिंदु, आदि मानव की निर्मित वस्तुओं से ये ज्ञान होता है कि उसने कई तरह के हस्तकुठार बनाए थे जो हजारों की संख्या में थे। उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों से हमें उसके जीवन शैली का ज्ञान होता है। और ये जो औजार हैं 7 लाख वर्ष पूर्व से लेके 5 लाख वर्ष पूर्व तक के हैं जो किम्बाले में मिले हैं, और साथ ही ओलेंजोसाइली में मिले हैं जो आपने पूर्व में देखा है। इसी क्रम में अगला बिंदु, चूल्हे का मिलना ये बताता है कि आग का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। यहाँ पर 2 बिंदु बताए जा रहे हैं। एक तो चूल्हे का मिलना जो ये बताता है कि उसका प्रयोग प्रारंभ हो गया, और दूसरा संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। 18वां बिंदु, सिले हुए कपड़े, उसके प्राचीनतम सबूत 21,000 वर्ष पुराने हैं। मात्र 21,000 साल पहले उसने सिले हुए कपड़े की शुरुआत हुई जिसके सबूत मिले हैं। साथ ही हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी की नक्काशी का काम भी इसी काल के आसपास मिलता है। सिलाई बनाई 21,000 वर्ष पूर्व। 19वां बिंदु, लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार, जैसे नए औजार बने, बर्छी, धनुष, बाण, तीर आदि आदि। ये कब की घटना है? 35,000 वर्ष पूर्व के आसपास शिकार की कला में कुछ सुधार हुआ। अन्यथा लाखों वर्ष तक वो वही पुराने ही हथियारों से, जो खुरदरे थे, जो बेडौल थे, जो पकड़ने में भी कठिन थे, उस पर काम चलाया। भाषा का विकास सर्वप्रथम 20 लाख वर्ष हुआ। ये याद रखने वाली बात है कि भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, और ये भाषा केवल अभिव्यक्ति के माध्यम से, जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का उपयोग कर सकता है। अदरवाइज अन्यथा संचार का माध्यम था प्राचीन काल में। ये जो आवाज थी ये संचार का माध्यम था, भाषा जैसी चीज नहीं थी। होमो हेबिलस मानव के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी ऐसा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि शायद होमो हेबिलस मानव था जो बोल सकता था, और आधुनिक मानव में स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा, ऐसा मानव विकास शास्त्रियों का कहना है। 22वां बिंदु है, फ्रांस में और स्पेन में अनेकों पशुओं के सैकड़ों चित्र मिले हैं, जिनमें भैंसे, बैल आदि आदि, जो जिसका विवरण पूर्व में किया गया है। आपको याद रखना है कि ये फ्रांस में और स्पेन के अल्टीमीरा गुफा में मिले हैं। 23वीं बात जो आपको लिए स्मरणीय है वह है कि शिकारी और संग्राहक मानव ने 10,000 से 4,500 वर्ष पूर्व पौधों को उगाना और पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया। ये कब की घटना है? 10,000 वर्ष, आज से 10,000 वर्ष पूर्व से लेके आज से 4,000 वर्ष पूर्व तक के आसपास के ये 5,500 वर्ष के काल में उसने पौधे उगाना, पालतू जानवर रखना, यानी कृषि और पशुपालन सीखा। 24वां बिंदु जो आपके लिए आवश्यक है, हिमयुग का काल। हिमयुग लगभग 13,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, और इसके साथ यदि हिमयुग समाप्त हो रहा है मतलब गर्मी बढ़ेगी, नमी होगी मौसम में। इस प्रकार गर्मी की शुरुआत हुई, अधिक गर्मी की शुरुआत हुई, नम मौसम की शुरुआत हुई, जिसके कारण घास, जंगल और जौ, गेहूं के उत्पादन के लिए एक तरीके से आदर्श स्थितियां उत्पन्न हुई। ये कब की घटना है? हिमयुग के समाप्त होने के बाद, जो लगभग 13,000 वर्ष पूर्व हुआ। 25वां बिंदु कि मिट्टी के बर्तन बनने लगे, जिसमें अनाज को रखा जाने लगा, तरल वस्तुओं को रखा जाने लगा, भोजन पकाया जाने लगा। और 26वां और अंतिम स्मरणीय बिंदु इस अध्याय में जो है, जो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि टिन
और तांबे जैसी धातुओं से परिचित हुए। पहिए के आविष्कार में बर्तन बनाने और परिवहन ये दो बहुत सुगम हो गए। पहिए से बर्तन बनते थे और परिवहन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बड़ा सरल हो गया। 5000 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय इस स्मरणीय बिंदुओं के साथ यहीं समाप्त होता है।